आज रहेगा तुम्हारा इस पर कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इससे पहले उस पर कंजम्पशन वाले पे बात करी थी, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स में भी ऑप्शन थे कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स के अंदर भी ऑप्शन था प्रोड्यूसर गुड्स का। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज मुद्दा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ये बड़ा तगड़ा शब्द है इन्वेस्टमेंट का कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसा है कि आप अपना पैसा ऐसी जगह लगाते हो जो बाद में आपको कुछ रिटर्न दे। इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल मतलब ही यही है। डेफिनेशन वाइज क्या है कि रेफर्स टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो कि इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल जो इन्होंने बोला। तो मतलब क्या है इस बात का, आपने किसी प्रकार के फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगा दिया, हम सिंपल ये बोल रहे हैं, आपने किसी प्रकार की फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगा दिया, तो फिक्स्ड एसेट्स के बदले में आप उससे कुछ कमा सकते हो। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, भाई रोहन को पसंद नहीं आया। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं रोहन, आई रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, और ये जो डिब्बा सा बना है जो ट्रायंगल समझ, इसको चेंज कहते हैं, चेंज इन स्टॉक या चेंज इन कैपिटल। चेंज इन कैपिटल स्टॉक भी कह सकते हैं, उसके लिए एक शब्द अगर आ जाएगा। तो आई रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, के रिप्रेजेंट कैपिटल स्टॉक, और ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, चेंज को, कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना चेंज करा, और वो चेंज इन स्टॉक को कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर कभी कभी तुम्हें इन्वेस्टमेंट की जगह कैपिटल फॉर्मेशन शब्द लिखा मिले तो कंफ्यूज नहीं होना। तो सीधी सी बात है, आप अपना पैसा किसी काम पे लगा रहे हो, इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। वो आपको रिटर्न देगा, वो आपके इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट होगा। अब इन्वेस्टमेंट ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लंबे पर्पस के लिए करते हैं तो उसका रिटर्न बाद में मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं इंस्टेंट इन्वेस्ट करते हैं, इंस्टेंट उनको रिटर्न मिलने लग जाता है। तो अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डिफाइन एज कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। बल्कि इतना भी आ जाता है कि बच्चे ना कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन को ना एक मानने लगते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट को बोल दो आप, और कैपिटल अपने आप में डिफरेंट थिंग होती है। तो कैपिटल फॉर्मेशन, और इस पर क्वेश्चन बना था, दीदी को नहीं पता हमारी, कि कैपिटल फॉर्मेशन स्टॉक होता है या फ्लो होता है, जो तुम्हें भी आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। कहता फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो देख लो अलग अलग डेफिनेशन दे रहा है। और क्या हो सकता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, जैसे आपने मशीनरीज वगैरह प्रोड्यूस करी हैं तो ये आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। एज नोटिस अर्लियर दीज गुड्स मे बी यूज्ड आइदर फॉर द रिप्लेसमेंट और एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक और एडिंग टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। इतनी कहानी का मतलब पता क्या रोहन, ये जो इतनी कहानी उन्होंने लिखी है, आप पैसा कहाँ लगा रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स में। एग्जाम्पल ले लो आप एक मशीनरी का, आपने मशीनरी का एग्जाम्पल ले लिया, आपने एक नई मशीन खरीदी, समझो आपने एक इन्वेस्टमेंट करी। आपने एक नई बिल्डिंग खरीदी, सपोज आपने, समझ लो कि आपने क्या करी, इन्वेस्टमेंट करी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तुम लोगों की इकोनॉमिक्स की बुक कौन सी है? ये डेडिकेशन चाहिए पढ़ने के लिए। खरीदी नहीं है? खरीदी भी तभी तो छुई भी नहीं है। नाइस, ठीक है। अब देखो, तो जब आप ऐसी चीज़ों में पैसा लगाते हो तो आप कहते हो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि मशीनरी हेल्प कराती है आपको प्रोडक्शन कराने में, और विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके भी दो प्रकार, एक होगी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अब एक दूसरे का नाम क्या देखा उन्होंने, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फ़र्क समझेंगे क्या है इसके ऊपर। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या हुई, तो जो फिक्स्ड एसेट शब्द बोला था ना, उससे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को रिलेट करा सकते हो। तो कहता कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो होती है जो इंक्रीज करती है स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम कॉमर्स वालों को तो पता है, बट अगर हमारे साथ आर्ट्स वाले हैं तो लाला, फिक्स्ड एसेट्स ऐसी चीज़ें होती है जिसका फ़ायदा आप एक साल से ज़्यादा तक, एसेट्स क्या होती है, संपत्तियाँ। संपत्तियाँ हमेशा आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती हैं, आज नहीं तो कल बेनिफिट्स मिलेगा। तो फिक्स्ड एसेट्स उन एसेट्स को कहा जाता है जो आपके पास एक साल या उससे ज़्यादा तक रहेंगी। एग्जाम्पल के लिए प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है, अगर आप किसी प्रकार की कोई मशीनरी खरीदते हैं तो आप उसको 5-10 साल तक आराम से चलाएंगे, तो इसीलिए उसको क्या बोल देंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसको इतना पढ़ोगे कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। आगे आ जाओ। अब एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल चाहो तो तुम खुद से पढ़ सकते हो, समझाएगा तो वो वही जो भी हमने डायरेक्ट कर दिया। तो ये ऐसी चीज़ें एक नंबर के लिए बहुत बढ़िया हो सकती हैं, एग्जाम्पल वो तुमसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे आ जाओ। दूसरा क्या कहता है वो, इसको इससे क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को आप फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हो। क्यों, इन्वेस्टमेंट शब्द को किससे कंपेयर कर दिया, कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इम्प्लाइज इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन टर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट्स
विच आर रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर द सेवरल ईयर्स। आपने एक बार मशीन खरीद ली, आप उसको कई सालों तक इस्तेमाल करते रहो, कई सालों तक, और उससे लगातार प्रोडक्शन, लगातार रिपीट कर करके प्रोडक्शन उससे करते रहोगे। ये बहुत कॉमन बात है, कोई ऐसा नहीं कि इस पर कोई क्वेश्चन बना देगा। सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अब वो कहता क्या है? सबसे पहले फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है एज अ प्रोड्यूसर। हम सब मिलकर कुछ प्रोडक्शन करते हैं, हम सब ने मशीनें खरीदी और अपना अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब कोई चीज़ तुम हैंडमेड बना के देख लो और कोई चीज़ तुम मशीन से बना के देख लो, तो हैंडमेड चीज़ें बनेंगी तो क्वालिटी वाइज अच्छी, मशीनों से भी अच्छी क्वालिटी की बनेंगी, लेकिन मशीनों से प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए उसने कहा कि रेस का मतलब होता है बढ़ना। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं, इसीलिए जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो मशीनें वगैरह में अच्छा खासा पैसा लगाया जाता है। बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स द हायर लेवल ऑफ आउटपुट। जब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आप पहले से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस भी कर पाओगे। कि भाई जब ये वाली छोटी मशीन थी तो मैं 10 पीस बनाता था, अब बड़ी मशीन है तो मैं 50 पीस बनाता हूँ। हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ी और हमारा आउटपुट भी इस बहाने बढ़ गया। फिर कहता है कि हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सब चीज़ें कनेक्ट हैं ये। आप पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो मतलब आप ग्रोथ कर रहे हो, और ग्रोथ इम्प्लाइज कि आपकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, आपका देश तरक्की वाले फेज में जा रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन करने वाली बात इसलिए तो उन्होंने बता दिया। फिर दूसरा कहता है कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर मैं तुम्हें बहुत सरल से शब्दों में बताऊं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, हमने इससे पहले पढ़ा था इंटरमीडिएट्स गुड्स, पढ़ा था। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता था कि आप चीज़ खरीदते थे रीसेल पर्पस से। जैसे हम दुकानदार आदमी हैं, हम एक चीनी का कट्टा खरीद, या हम मान के चलो हम कार डीलर हैं, हमने 1000 कारें खरीदी ताकि उनको दोबारा बेच सकें। सही है। तुमने फॉर्च्यूनर पे सुना होगा अच्छा खासा टैक्स जाता है फॉर्च्यूनर पे सरकार को। फॉर्च्यूनर 50-50 लाख तक की है। तो अब मैं इतना श्योर तो नहीं हूँ, बट जितना सुना है या देखा है उसमें यह है कि शोरूम को ना ज़्यादा नहीं मिलता, मुश्किल से लाख रुपए के आसपास ही शोरूम कमा पाता है। कई 18-20 लाख तो शायद सरकार टैक्स ले जाती है उस पर। टोयोटा की फॉर्च्यूनर जो है, अब फॉर्च्यूनर तो बदमाश गाड़ी है, क्यों नहीं थे, फ्यूचर में तो ही खरीदियो। तो अब हमने गाड़ियाँ खरीदी रीसेल करने के लिए, साल के एंड तक 980 गाड़ियाँ बिक गई, 20 गाड़ियाँ नहीं बिकी, है ना। तो वैसे तो कार एक मजबूत चीज़ है, लेकिन जब आप कार खरीदते हो बेचने के लिए तो वो आपके इन्वेंट्री यानी स्टॉक की तरह ट्रीट होती हैं कि कितना स्टॉक है गाड़ियों का भी, कि 1000 गाड़ियाँ हैं स्टॉक में, कि ठीक है कितनी बिक गई 980, ठीक है 20 रह गई। तो जो अनसोल्ड स्टॉक होता है ना, अनसोल्ड मतलब जो माल आपका करंट ईयर में नहीं बिक पाया साल के आखिरी तक, वहाँ जो पैसा लगा होता है उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक फिनिश्ड गुड्स कौन सी होती हैं, जो रेडी टू सेल हैं लेकिन वो अनसोल्ड रह जाए। तो जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि ड्यूरिंग द ईयर अगर आपका कुछ माल बिना बिके रह जाता है तो आप उसको अनसोल्ड स्टॉक बोलते हो, और वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। सेमी फिनिश्ड गुड्स कुछ ऐसी हैं जो अभी प्रोडक्शन इन प्रोसेस में है, मतलब ये समझो कि काम अभी चल रहा है, कि थोड़ा बहुत और काम हो जाएगा और वो तैयार बिकने के लिए। तो अभी आपका काम वर्क इन प्रोग्रेस फेज में, उसको भी आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हो। कहने का मतलब ये है कि भाई पैसा लगा हुआ है, जैसे ही काम पूरा हो जाएगा हम इसको बेचेंगे और पैसा कमा लेंगे। सही है। मान के चलो कि आप बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक एग्जांपल मैं तुम्हें समझाने के लिए दे रहा हूँ कि अभी भाई इसमें 2 महीने और लगेंगे और फिर ये रेडी टू यूज़, आप इसको बेच के पैसा कमा सकते हो। तो आप बोलोगे ना कि यार 1 करोड़ इसमें फंसे हुए हैं, अभी फंसे हुए नहीं है, 1 करोड़ इन्वेस्ट है इसमें भी, ये भी काम पूरा हो जाएगा कमा लेंगे। और रॉ मटेरियल कच्चा माल को भी इसी उसमें डाला जाता है। सही है। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक निकालते कैसे हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस साल का ओपनिंग स्टॉक। ये इकोनॉमिक्स में चलता, अकाउंट्स में उल्टा चलता, अकाउंट्स में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग चलेगा, मिक्स नहीं करना। ठीक है। मतलब आपका ड्यूरिंग द ईयर कितना क्लोजिंग स्टॉक है माइनस साल के शुरुआत में कितना ओपनिंग स्टॉक था, डिफरेंस निकाल लो, चेंज इन स्टॉक मिल जाएगा। अब ये वाली बात वो बार बार रिपीट करवाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है, कच्चा माल आता है, फिनिश गुड्स आती हैं, इस प्रकार की चीज़ें। ठीक है। तो इन्वेंट्री में प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक, ये
अब ये कहता था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्यों लिया है, इट इंश्योर, ये कहता है अनइंटरप्टेड सप्लाई टू इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर। आपके पास कच्चा माल पड़ा हुआ है तो आप उसको कभी भी तैयार माल बना के मार्केट में सप्लाई कर सकते हो, तो पैसा आपका वहाँ भी इन्वेस्ट है, ठीक है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल है तो यू आर रेडी कि भाई तू बता, ऑर्डर दे, काम तैयार कर देंगे, माल पड़ा हुआ है, ठीक है। विद इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल द प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट। आपके पास माल पड़ा हुआ है, आपको रोज़ मार्केट नहीं जाना। अकॉर्डिंगली अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द मार्केट, कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ों के दाम बढ़ गए, घट गए। अब बरसात का मौसम चल रहा है, तुम फलाना जगह गए, सही है, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, है ना। हमें लगता है कि पहाड़ों में मैगी 70 रुपये की मिलती है, पर हमें ये नहीं पता कि वो मैगी वहाँ तक पहुँचती कैसे है। मैगी तो उतने की है, 10-12 रुपये की, जो 14 रुपये की बिक्री उतने की है, ठीक है। लेकिन जो वहाँ रिसोर्सेज हैं, साधन है, जैसे सिलेंडर है, नहीं जा रहा ऊपर तक, ये लोग धो के लेके जाते हैं। सोचो पहाड़ों के रास्ते इतने तो परफेक्ट होते हैं कि पहाड़ों से यूँ निकल जाते हैं सटासट शॉर्टकट रास्तों से। हम तो देख के डर हैं कि गिर जाएंगे, और वो उन पर उतर के आ जाते हैं आराम से, ये फ़र्क है। द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट्स इनेबल टू प्रोड्यूस टू मीट द पोटेंशियल डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट। मैं वही कह रहा हूँ कि कच्चा माल अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप किसी भी परिस्थिति में तैयार हो सकते हैं, आप बहुत सारे अनवांटेड खर्चों से बच सकते हैं। मार्केट के जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के जो चेंजेस आते हैं डिमांड सप्लाई के, मैं तुम्हें जेन्युइन एग्जांपल देता हूँ टमाटर का। टमाटर 120 रुपये किलो से लेकर 160 रुपये किलो तक भी बिक रहा है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मार्केट में टमाटर की जो सप्लाई है वो एकदम से कम हुई है, और वो अब से नहीं हुआ, ये अब तो जून में जाके कम हुई है। ये असर मार्च अप्रैल का है, गर्मी बहुत पड़ी है, पेस्ट अटैक बहुत हुआ है, इस वजह से टमाटर की फसल ख़राब हुई। और 2.5 से 5 रुपये किलो तक भी किसानों टमाटर ये सोच के बेच देते कि नुकसान हो जाएगा, निकाल दो, जो आ रहा आन दो। तो उस टाइम का जो इम्पैक्ट पड़ा, हम अपने वर्ल्ड का 11% टमाटर अपने देश में प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर 100 किलो टमाटर दुनिया में प्रोड्यूस होते हैं तो 11 किलो टमाटर से भारत में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट ये समझो कि पूरे सीज़न, खरीफ फ्रीज सीज़न हो या जो राबी जो भी टाइप प्रकार का होता है, सब में होता है प्रोडक्शन। और शायद अरुणाचल प्रदेश शायद सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है टमाटरों की। अब सोचो कि तुम्हारी फसल में कीड़े लग रहे हैं, तुम उगाओगे ही नहीं। तो एक तो प्रोडक्शन नहीं हो पाई जस्ट बिकॉज ऑफ पेस्ट अटैक, है ना, और दूसरा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और डिमांड दबा के टमाटर कहाँ इस्तेमाल नहीं होता? भूमि, घर की कॉमन सब्जी, बस जब कुछ ना मिले तो क्या खाओगे? तो वो जो चीज़ है ना, अगर आपके पास उसका स्टॉक है, आपके पास एज ए रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आप उससे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल रीड करने के पर्पज़ से होता है, ये तो बस ये है कि तुम समझ सकते हो और कुछ नहीं हो, ठीक है। इसमें दो चीज़ और पढ़ा रहा है, एक पढ़ा रहा है डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। क्या मतलब है? refers to planned inventory stock, this is maintained by the producer to the meet in the future demand। मुझे अगर पता होता कि टमाटर के दाम बढ़ने वाले हैं, फटाक से कोल्ड स्टोरेज लो, पेड़ तो पागल है, पेड़ लगा के कब तक उगवाएगा उन्हें? तो महीनों का प्रोसेस है वो, 3-3 महीने तक का प्रोसेस हो जाता है। आप कुछ मत करो, आप बड़े लेवल पे स्टॉक आपने टमाटर का खरीद लिया पहले ही प्री प्लान करके, आपको पता है फ्यूचर में इसकी डिमांड होने वाली है, आपने स्टॉक प्लान कर रखा था, अपने पास रखा हुआ था, लोग फ़ायदा उठाते हैं इस बात का। फिर undesired on the other hand refers to unplanned inventory stock that arise because demand of the product turn out to be lower than expected। सही है, आपने स्टॉक रखा हुआ है, आप तैयार ही नहीं थे कि बिकेगा या नहीं बिकेगा, सही है। अब देखो ये अनएक्सपेक्टेड था, ऐसी बात है ना कि मार्केट में इस बात की खबर नहीं उड़ी होगी, लोग बड़े चालू हैं, लोग बड़े चालू, सॉस की कंपनी है, तो जब अब टमाटर की डिमांड एकदम से कम हुई है तो टमाटर से तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ा होगा, तो इन्वेस्टर्स ऐसी जगह खेल जाते हैं, ठीक है। अगर हम सारे इन्वेस्टर्स होते तो हमें पहले ही शायद पता चल जाता है 1-2 दिन पहले कि टमाटर के दाम एकदम से रैंडमली बढ़ने वाले हैं, 30-40 रुपये किलो वाला टमाटर 100 से 120 बिकने वाला है, सही है। अपनी समझदारी है, कम खाओ, सलाद वलाद का छोड़ो, कभी चखने में इस्तेमाल करो। अब वो खाने वाला चखना गलत आदमी स्माइल दे रहा कैडी से। अनडिजायर्ड में क्या है? अनडिजायर्ड जनरली आपको लॉस कराती है, आपको लगा कि इतना माल बिकेगा, नहीं बिका, लोगों ने खरीदा ही नहीं, लॉस हो गया। अब यहाँ पे भी इन्होंने और चीज़ें तोड़ रखी हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। यहाँ से तुम्हारा बनेगा एक फॉर्मूला जो हम नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल्स में दबा के इस्तेमाल करेंगे। अब मुद्दा याद है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है।
इसको ना एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत प्यार से समझ सकते हो, और फिर इनके बीच का जो डिफरेंस पैदा होगा ना वो बहुत आराम से पढ़ सकते हो। बाकी तो थ्योरी लिख ही रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बोरियत थोड़ी सी फील होती है, कोई बात नहीं, तो 15 मिनट हुए, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? आप एक कार खरीद के लाए 10 लाख रुपए, ये उसकी ग्रॉस वैल्यू है। तो बोले ना ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या है कि सर इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ठीक है। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है डिटेल में मिल जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। आप एक गाड़ी खरीद के लाए 10 लाख रुपए की, वो उसकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वैल्यू कहलाएगी। फिर आपने उसको 2 साल रगड़ लिया, सपोज करो उस पर 2 लाख का डेप लग गया, मार्केट में उसकी 2 साल बाद नेट वैल्यू कितनी बची? 8 लाख। 10 लाख में से 2 लाख माइनस करोगे तो वो जो 8 लाख है वो क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये कहता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स हैं? कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, आपने पुरानी चीज़ को हटा के नई चीज़ ले आए, सही है, दिस इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फिर वो क्या कहता है? कैपिटल गुड्स यूज टू द नेट एडिशन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। ये बड़ा अजीब है, सिंपल सी बात है, इसकी और भी प्यारी प्यारी छोटी छोटी डेफिनेशन बन सकती हैं अगर ज़्यादा कुछ ना करो। इट इज़ द सम ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। तो कुल मिला के ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। डेफिनेशन इस बुक की अजीब लगे तो और भी है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? जो आफ्टर डेप्रिसिएशन आपको मिलता है, ठीक है। देखो नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल गुड्स यूज्ड एज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। 2 साल बाद हमारी गाड़ी की कीमत 8 लाख रह गई, दिस इज नेट इन्वेस्टमेंट। 2 साल पहले जब सिंपल था, जब हमने उसको खरीदा तो कितनी थी उसकी वैल्यू? 10 लाख, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था। तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूला बनेगा, उसको लिखोगे कैसे देखना, इसको ऐसे लिखते हैं सिंपली। यहाँ हमने लिखा है ऐसे ग्रॉस, ग्रॉस रिप्रेजेंट करेगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को, और यहाँ हमने लिखा नेट। अब ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। अगर हमें ग्रॉस वैल्यू गिवन है और हमें नेट वैल्यू फाइंड करनी है तो हम उसके अंदर से ये जो डेप्रिसिएशन है वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी हमारी नेट वैल्यू। ग्रॉस में माइनस करेंगे प्लस? ग्रॉस वैल्यू 10 लाख है और हमें फाइंड करना नेट वैल्यू। तो ग्रॉस वैल्यू जो 10 लाख है उसमें से 2 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो क्या जाएगी? नेट वैल्यू। दूसरा, अगर आपको नेट वैल्यू दे रखी है 8 लाख और आपको फाइंड करनी है ग्रॉस वैल्यू, तो आप अपनी नेट वैल्यू में क्या ऐड कर दोगे? डेप्रिसिएशन जैसे ही ऐड कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा? तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। और ये बात उन्होंने यहाँ लिख भी रखी है, देखो कोई नई बात नहीं है। अगर आपको ग्रॉस फाइंड करना है तो आपने नेट के अंदर क्या ऐड करा? डेप्रिसिएशन। जब आपको नेट से ग्रॉस पे जाना था तो नेट में जैसे आपने डेप ऐड करा ग्रॉस मिला, ग्रॉस में जैसे ही डेप्रिसिएशन माइनस करा क्या मिला? नेट मिला। ऐसे एक फॉर्मूला जेन्युइन तरीके से तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आफ्टर डेप्रिसिएशन जो इन्वेस्टमेंट बची नेट, बिफोर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू थी वो क्या थी? ग्रॉस। थोड़ी सी उसके बारे में बताना चाहता है कि इसका क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है बेसिकली इसकी। कुछ पॉइंट है। इट रेज द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। हायर स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज द अवेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ द लेबराइजेस। बड़ा अजीब डेफिनेशन है। आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इकोनॉमिकली बेस्ट है। हमारी अभी हम डेवलपिंग इकोनॉमी है तो यहाँ इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमारे किसी एक व्यक्ति का खर्चा किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम होता है। जब तुम मार्केट में आके खर्च करते हो तो हमारी वजह से दूसरे व्यक्ति कमाता है, फिर वो उसको आगे खर्च करता है तो कोई और कमाता है। तो हम इस तरीके से पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमें लगता है कि नहीं, हमारा पैसा हमारी मौज की भूमि, हमारा पैसा हमारा मेकअप, सही। तो सबके अपने अपने नज़रिए हैं। इट हेल्प जनरेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब आप इकोनॉमी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो रोज़गार के साधन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सही है। आप सपोज़ करो कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है ही ना, आप किसी बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्ट करो तो वहाँ पे फटाक से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है ये। बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ लार्ज ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि यहाँ स्टिल कैपिटल की प्रॉब्लम है, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं है।
इसीलिए भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट इज नेट राइज टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, बात वही है, जीडीपी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, सही है। तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिकली बेस्ट रहेगा, उससे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस को मात्र पढ़ने से तुम्हारी दिक्कत खत्म हो सकती है। ग्रॉस क्या है? इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन ऐसे भी समझ सकते हो। नेट इन्वेस्टमेंट क्या? इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स more efficiently, it does not include expenditure by the producer on the replacement of existing assets। जब आप नई एसेट्स खरीदते हो तो कई बार आप जो पुरानी एसेट होती है ना उसको रिप्लेस कर देते हो। आपने 2 साल एक चीज़ को चला लिया, वो नेट में कन्वर्ट हो गई, जैसे ही उसमें से डैप हटाया नेट आ गया, तो नेट किसी को रिप्लेस नहीं करता कि भाई मैं तो पहले से हूँ, मैं किसको रिप्लेस करूँगा। जब आप एक नई गाड़ी खरीद के लाओगे तो उसने किसी पुरानी गाड़ी को रिप्लेस करा, लेकिन पुरानी गाड़ी तो और वो पहले उसने रिप्लेस करा होगा, अब जो 2 साल से हमारे पास है वो किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा, वो तो बस अपना चल रहा है। इट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि इट्स इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है डेप्रिसिएशन है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। इट डज नॉट शो द नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, मतलब हमें इसमें नहीं पता चलता कि एक्चुअल में कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितना बड़ा है, इसमें पता चल जाता है। तो अब रहेगा डेप्रिसिएशन क्या है। ये क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक पूछा जा चुका है, तो उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। तो बेसिकली मुद्दा याद है डेप्रिसिएशन है क्या, तो उसकी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन एक तो हमें आनी चाहिए। तो क्या कहता है? वाइल फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी वट एवर आर इन यूज दे गो डाउन इन द वैल्यू ओइंग टू। आप जब भी किसी भी प्रकार की फिक्स्ड एसेट्स यूज़ करते हैं, किसी भी प्रकार की, तो एक टाइम के बाद उसकी कीमत गिरना बिल्कुल संभव है, वो हो गई होगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि जो खरीद ली, अब तुम इसेंट में रहो 1 लाख की खरीदी थी, 10 साल बाद भी 1 लाख की गाओ, सही है, वो तो सही नहीं लगेगा। तो जो ये वैल्यू गिरने लगती है, जो डाउनफॉल आने लगता है इसमें, उसके कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न है नॉर्मल वियर एंड टीयर। क्या मतलब है, पढ़ेंगे अभी। एक्सीडेंटली डैमेज, यानी कि बियॉन्ड देयर रूटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हटा दो उसको। दे गो डाउन इन द वैल्यू ऑल्सो, दे वैन बिकम द ऑब्सोलेट, आउटडेटेड ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन बिकॉज द रीजंस क्या है, बेसिकली 3 रीजन इसके पूछे जाते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू, या रीजन ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, सही है। दूसरा क्या है? एक्सीडेंटल डैमेज लिख सकते हो। तीसरा क्या है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये क्या मतलब है इस बात का? नॉर्मल वियर एंड टीयर, किसी भी चीज़ का जब आप लगातार इस्तेमाल करते हो, लगातार, तो एक टाइम के बाद उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। आप एक मशीन खरीद लो, तो मशीन जो शुरुआत में मक्खन चलेगी, क्या 5 साल बाद भी मक्खन चलेगी? नहीं, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी हो जाएगी पहले से कम, कि यार चल तो सही रही है, पर अब उतना नहीं काम, मतलब इससे उतना माल नहीं निकाल पाते जितना पहले होता था। जैसे तुम एक नया फ़ोन ले आओ, ओहो क्या स्मूथ चलता है, मज़ा आता है उसको, मतलब ऐसे टच करने में भी, उसमें जब तक वो उसकी क्रीम से लगी रहती है। फिर वही 2 साल बाद क्या होता है, फ़ोन फेंक का इधर पड़ा है उधर पड़ा है, और आज की जनरेशन फेंकती नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल वेंट ये क्या, किसी भी चीज़ का जब आप कॉन्टीन्यूस यूज़ करते हो तो उससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, वो कहते हैं नॉर्मल वेयर एंड टीयर। और जब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई तो इज्जत तो इंसान की भी नहीं है ना, सोचो मशीनों की कहाँ से होगी। दूसरा एक्सीडेंटल डैमेजेस। अब कई बार ऐसा होता है कि भैया एक्सीडेंटल डैमेजेस में ऐसे ले सकते हो, इसमें एक मैं एग्जांपल और दूंगा। हवा पानी जो होता है ना, जैसे आप कोई चीज़ खरीद लो, अब हवा पानी है, कई चीज़ें हैं। हवा पानी का सेंस है कि कभी जंग लग गया, गल जाते हैं, कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, मशीन चलते चलते कुछ दिक्कत आ जाती है, इस प्रकार की चीज़ें, वो सारा पैसे हैं। उस वजह से भी आपकी चीज़ें क्या होती हैं, एक्सीडेंटल डैमेजेस। वैसे एक्सीडेंटल डैमेजेस में वो डिफरेंस करवाएगा आगे। और तीसरा क्या, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। आपको पता है जब आपने खरीद ली, इस पर डैप लगेगा, इसकी कीमत एक टाइम के बाद गिरेगी। रीज़न, चीज़ों की डिमांड बदलती रहती है, एक ही डिमांड हर वक्त नहीं चलती।
ठीक है, जैसे नया साल आएगा नई टेक्नोलॉजी नई डिमांड, जैसे आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी आपकी कीमत स्वाभाविक तौर पर गिर जाएगी। अब जैसे लोगों को आईफोन का चस्का 15 आने वाला है, सही है, तो अगर कोई व्यक्ति 13 बेच रहा होगा तो उसकी डिमांड अपना आप वो कहेगा भाई इसके दाम अब इतने थोड़े 15 ना ले लूँ इतने में। तो कंपनियाँ करती भी यही हैं कि एक तो प्रोडक्शन रोक देती है पीछे से, और जो माल इस अवेलेबल है मार्केट में उसके दाम गिरा देती हैं। आप खरीद के लाओगे आपके साथ भी ये होगा। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट पुराना है, पुरानी टेक्नोलॉजी पे है, तो उसकी कीमत गिरेगी। उससे बेहतर मार्केट में कुछ आ गया है, डिमांड उसकी हो रही है, तो भी आपकी चीज़ें की कीमत गिरेगी। तो मिस्टर रोहन, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, और ये उसके 3 रीज़न है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा बोर्ड में आ चुका है, सही है। तो ये जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है ये डेप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल होता है। डेप्रिसिएशन को आप एक नाम से और जानते हो जो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन में भर भर के मिलेगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऐसे कई अलग अलग नाम इसके हो सकते हैं, सही है। ऐसे बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स नीड्स टू रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ज़रूरत पड़ने पर आप अपनी एसेट्स को बदलते रहते हो कि ख़राब होगी दूसरे ले हो। बाकी एग्जांपल दे रखा है, ये तो खाली रीड करने से भी काम चल जाएगा। तो डेप्रिसिएशन 3 नंबर में लिखने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस आराम से करना पड़ेगा। अब लोग पता क्या करते हैं, ये तुम्हें भी मिलेगा, लोग उस डेप्रिसिएशन से बचने के लिए रिजर्व बना लेते हैं। पढ़ा था 11th क्लास में, हमें पता हर साल इस पर 10% डैप लगेगा। 10 लाख की गाड़ी है, हर साल 10% डैप लगेगा, मतलब 1 लाख रुपए। हमने क्या करा, उसके नाम के गुल्लक डाल दी। डेप्रिसिएशन क्या है, ये रिजर्व फंड, लाख रुपए हर साल हमने जो हमारा उस पर डैप लगा वो हर साल उस फंड में डालते रहे, ताकि 10 साल बाद जब इस मशीन की कीमत मार्केट में ज़ीरो हो जाए तो हम ये कह सकें कि इसके नाम के 10 लाख रुपए हमारी गुल्लक में पड़े हुए हैं, और उसको फोड़ के हम नई मशीन जब चाहें ला सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए वैल्यू करता है, ये ना रेफर्स टू दैट फंड विच द प्रोड्यूसर कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। कल को 10 साल बाद या 5 साल बाद जब भी आपको कोई मशीन खरीदनी होगी तो आप गुल्लक फोड़ के थोड़े बहुत पैसे अपनी जेब से मिला के ला सकते हैं। Depreciation reserve is a fund replacement on the worn out fixed assets. It fulfills the need of replacement investment. Lack of depreciation reserve funds implies the lack of replacement investment. तो इन सिंपल सा कि अगर आपका रिजर्व में पैसा कम पड़ा हुआ है और आपको नई मशीन चाहिए तो आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर इकट्ठा एकदम 10 लाख रुपये आपकी जेब में कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, थोड़ी सी तैयारी करके चलते हैं। अगर आप उसको मात्र पढ़ लेते तो भी आपका काम चल जाएगा, इससे कोई खास ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है। अब 1 नंबर का जो क्वेश्चन आया है इस शब्द पे भी आ सकता है, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑप्शंस। मैं इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसने वाला, सही है। एक्सपेक्टेड ऑप्शंस डेप्रिसिएशन, अनएक्सपेक्टेड ऑप्शंस कैपिटल लॉस। अभी फ़र्क क्या है, कोई बंदा नया फ़ोन खरीद के लाए, उसको 3 साल रगड़े, फिर मार्केट में बेचे, तो उसने उसका लगातार यूज़ करा, खूब लगा, वो उस पर लगेगा डैप। सपोज़ करो 1 लाख का खरीद के लाया और 3 साल बाद उसने सपोज़ करो 20,000 का बेच दिया, तो जो 80,000 उसकी कीमत गिर गई वो डेप्रिसिएशन हो गया। ये इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। आप फ़ोन खरीद के लाए, आया, फूट गई डिस्प्ले, इंस्टेंट गया, इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट उसकी कीमत गिर जाएगी कि भाई क्या कर रहा है, 40,000 रुपये ले ले, कि भाई 1 लाख का लाया हूँ अभी, कि भाई डिस्प्ले गई, डिस्प्ले डलवानी है, ये करवाना वो करवाना, चलो 40 कम बोल दिए, भाई 20,000 रुपये की डिस्प्ले डलेगी, भाई तू 60 ले ले, 70 ले ले चल। तो जो इंस्टेंट एकदम कीमत गिर जाती है वो एक्सीडेंट वाले फेस में होता है। और लोग इसके लिए क्या करते हैं, सर इंश्योरेंस ले लो, हमसे भी गई थी, सर इंश्योरेंस ले लो, मालिक कितने का, 10,000 का। मैं कि भाई छोड़, सही है फोन पे। हाँ, अगर आप आईफोन वगैरह के चक्कर में पड़ते हो तो वो लोग ना आपको इंश्योरेंस बेचने की कोशिश कर रहे हैं। 10-15 हज़ार का इंश्योरेंस होगा, सर दे देना इंस्टॉलमेंट में, आपसे कौन सा भी मांग रहे हैं। अगर आपकी बुद्धि में आ गई, मन बन गया, कर दो इंश्योरेंस भी, दे देंगे, जब इसकी किस्त भरेंगे तो उसकी भी भर देंगे। सर 1 साल तक अगर कोई भी दिक्कत आती है, अब आईफोन को तो पानी में डुबो लो, उसकी दिक्कत तो है नहीं, लिमिट है उसकी भी, पर अगर आपको डिस्प्ले का सबसे इशू होता है, अगर कोई भी एक्सीडेंटल फेस में आपकी डिस्प्ले जाती है तो कंपनी उसको रिपेयर, कह रहा सच 10 बार फोटे। मैं कि भाई फोड़ लाएंगे, 10 दिन तुम रख लोगे, चलाएंगे किस दिन साल में। अगर 100 दिन तुमने रख लिया 10 बार फोटवा के डिस्प्ले को, तो चलाएंगे किस दिन। इससे तो एक क्यों नहीं चलाते नहीं तमीज में। तो अनएक्सपेक्टेड ऑप्शंस कैपिटल लॉस के लिए जो शब्द है वो पूछा जाता है।
इसको पढ़ोगे तो तुम्हें इसके बीच में जानकारी मिलेगी। बाकी इन्होंने एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के बीच में ना डायरेक्ट वो दे रखा है। एक्सपेक्टेड, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड, या नॉर्मल वियर एंड टियर लिख सकते हो, सही है, उससे हुआ। इसमें क्या हुआ, ये रहा नेचुरल क्लाइमेट्स और द इकोनॉमिकल रिसेशन, कई बार ऐसा भी हो सकता है। मतलब क्या है, नेचुरल क्लाइमेट की बात करते हैं, आप एक मशीन खरीद के लाए, अचानक से भूकंप आ गया, या आपकी बिल्डिंग है, आपने उसमें अच्छा खासा पैसा लगा, अचानक से भूकंप आ गया, वो एकदम डाउन हो गई। वैसे डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे लगता है, लैंड पे नहीं लगता। जब आप बिल्डिंग को कई सालों से, जब जितनी बिल्डिंग आपकी पुरानी हो जाएगी तो बिल्डिंग में लगा हुए पैसे की कीमत कम हो जाती है, लेकिन अचानक से भूकंप आ गया और बिल्डिंग टूट गई तो फिर उस बिल्डिंग का कोई पैसा नहीं देगा ज़्यादा। तो नेचुरल क्लाइमेट्स के भी रीजंस पड़ते हैं जिस वजह से आपको कैपिटल लॉस हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो हो जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कैपिटल लॉस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस आप जो है आपका डेप्रिसिएशन आप कैसे मैनेज कर सकते हो, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के माध्यम से। यहाँ क्या हो सकता है, आप इंश्योरेंस करा सकते हो बस। एक बात और है, डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन होता है ना उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी मशीन तो चल ही रही है, वो प्रोडक्शन करती रहेगी, लेकिन आपकी मशीन चलते चलते टूट जाए, सही है, फिर वो प्रोडक्शन नहीं करेगी, तो इसका असर जो हमारी प्रोडक्शन ग्रोथ है उस पर नहीं पड़ता, इसका बहुत तगड़े तरीके से पड़ता है। फिर इन्होंने ये रहा इसी चीज़ को अलग तरीके से लिख दिया कि ये क्या है, रेफर्स टू अ लॉस ऑफ वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। अगर आप किसी मशीन का इस्तेमाल भी नहीं करते हो तो भी आपको नुकसान हो रहा है। रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक कैपिटल गुड्स, जब आप किसी चीज़ को लगातार रगड़ते रहते हो तो उससे उसकी कीमत गिरती है, ठीक है। ये रीज़न दे रखे हैं, लॉस ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस, एक्सपेक्टेड ऑप्शन। इस एक्सीडेंटल डैमेजेस की जगह ना मैं तुम्हें एक नाम और देता हूँ, देखो ये ना थोड़ा सा ना देन है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम एक्सीडेंटल को कैपिटल लॉस में भी दिखा देते हैं। तो हमारी बुक यहाँ से बता देगी इसको, आ गया इसमें है, अच्छे खास दे रखा है ये रहा पैसेज ऑफ टाइम, इसकी जगह ना पैसेज ऑफ टाइम लिखो, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता है ना, हाँ भाई, जैसे जैसे वक्त बीतता है तो भी आपकी चीज़ की कीमत क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस ये लिखो। अब एक्सीडेंटल तो यहाँ पे भी हो सकता है, चलते चलते मशीन टूट गई, एक्सीडेंट हो गया भाई, सही है, तो डेप्रिसिएशन से इतनी कीमत नहीं गिरती जितनी एक्सीडेंटल से गिर जाती है। अब आप जब फ़ोन खरीद के लाए, आपके फट से डिस्प्ले फूट गई, ये भी तो एक्सीडेंट ही हुआ छोटा सा, तो वो शब्द यहाँ मैच नहीं कर रहा। तो इस तरीके से पढ़ सकते हो। ये क्या है, नेचुरल क्लाइमेट्स के प्रॉब्लम है, फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन। यहाँ एक्सीडेंटल शब्द ऐड कर सकते हो, यानी कि ये किसी चीज़ का लगातार इस्तेमाल करने से, है ना, डिमांड चेंज होने से, टेक्नोलॉजी चेंज होने से अगर आपकी कीमत गिरती तो डैप लग रहा है। अब पैसेज ऑफ टाइम ये वाला क्या बताता है, ये रहा नेचुरल फैक्टर लाइक हवा, पानी, वेदर, इन वजह से भी आपकी कीमतों की वैल्यू जो है गिर जाती है चीज़ों की, ठीक है। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आल्सो डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम इवन इफ दे आर नॉट बिंग पुट टू यूज़ इन द बिजनेस। अब ये दिक्कत है, संदीप वर्ग की बुक तो ये कहता है कि अगर आप उनको इस्तेमाल भी नहीं करते हो तो हवा पानी की वजह से उनकी कीमत गिरेगी। आप एक वाहन को लाके खड़ा कर लो, धीरे धीरे उसकी कीमत गिर जाएगी। और ये लोग किस बात को थोड़ा सा क्लेम कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि आपके कैपिटल लॉस में अगर आप अपने एसेट्स को यूज़ में नहीं लाते तो भी दिक्कत है। तो वो उस पर डिफरेंस तो इतना ना पूछा, अगर तुम्हें डिफरेंस आता भी तो कभी गूगल भी कर सकते हो, या किसी एक बुक के रिप्रेजेंटेशन में। टीचर को सब आता है, एक बोर्ड में जो कॉपी चेक होगी ना उसको सब आता है, सही है। इस बात को सोच के तुम्हें जाना पड़ेगा। तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, कैपिटल लॉस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है और उसके क्या 3 रीज़न है, तो नॉर्मल वियर एंड टियर, ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। नॉर्मल वियर एंड टियर किसी भी चीज़ का लगातार इस्तेमाल करने से उसकी कीमत गिर जाना। पैसेज ऑफ टाइम, कई बार आप चीज़ों को यूज़ भी नहीं करते हैं तो हवा पानी की वजह से जो उनमें जंग वगैरह भी अगर लगे लगे रख जाए, आप किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि ये तो बहुत दिन से खड़ी, इसकी क्या रहेगी कीमत। आमतौर पर लोग क्या कहते हैं, तो गाड़ी बहुत दिन से खड़ी है, ये तो यूज़ में भी नहीं है, इसकी तो कीमत मार्केट में अपने आप गिर गई। और ये क्या है, टेक्नोलॉजी बदल गई, डिमांड बदल गई, वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के लिए शब्द आता है। एक्सीडेंटली कैपिटल लॉस के लिए इस्तेमाल करो। और दूसरा
अगर कोई नेचुरल क्लाइमेट की वजह से, इकनॉमी में बदलाव आने की वजह से अचानक से आपको किसी वजह से नुकसान हो जाता है कि अबे यार वहाँ दिक्कत हुई, सही है, मतलब इकोनॉमिकली रिसेशन का मतलब क्या, जो मंदी का दौर चल रहा है, तो 2023 में रिसेशन वाला फेज चल रहा है, तो इसकी वजह से ना बहुत लोगों को ना रैंडम लॉस हुआ है, उनकी चीज़ों की कीमत ना एकदम गिर गई है, वो भी एक कैपिटल लॉस है, सही है। शेयर मार्केट की वजह से इकोनॉमिकली जो है ना ये प्रॉब्लम आई थी कि जब रिसेशन वाली बात आ रही थी तो लोगों का ना बहुत सारा रोज़गार छिना, तो उस वजह से भी अचानक से आपकी चीज़ों की कीमत गिर जाती है, सही है, ये वो वाली बात है। तो ये 3 नंबर तक के लिए बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है, आ जाता है आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो।